Hello everyone, welcome to this video. In today's lecture, we will be discussing about ethical dilemma in public administration. So, directly jumping into the topic, what is an ethical dilemma? क्या होता है ethical dilemma? So, it is a complex situation that often involves an apparent conflict between moral alternatives in which to obey one would result in transgressing the other. इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब दो चॉइसेस दी गई हैं, दो मॉरल ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड इनमें आपको एक चूज करना है, एंड चूजिंग वन वुड रिजल्ट ऑब्वियसली इन ट्रांसग्रेसिंग द अदर. सबसे पहले तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ये जो मॉरल ऑल्टरनेटिव हैं, द चॉइसेस विच यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन, ये दोनों ही हमेशा ना राइट चॉइसेस होंगी. मतलब इट वोंट बी कि वन चॉइस इज करेक्ट एंड द अदर चॉइस इज स्ट्रेट अवे रॉन्ग. दोनों ही मॉरल लेवल पे अपने आप में करेक्ट चीज़ें होंगी, एंड इन दोनों में से जब आपको चूज करना पड़े तो आप एक करेक्ट चीज़ को करेंगे और जो दूसरी करेक्ट या जो जस्ट चीज़ है दैट वोंट हैपन, या उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा. सो ये होता है एथिकल डायलेमा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यू गेट टू ऑप्शंस, वन इज राइट एंड वन इज रॉन्ग एंड यू हैव टू चूज बिटवीन देम. दैट इज नॉट एथिकल डायलेमा. एथिकल डायलेमा इज यू गेट टू राइट ऑप्शंस, टू मॉरल ऑल्टरनेटिव्स एंड यू हैव टू चूज. फॉर एग्जाम्पल, एक पीडीएस ऑफिसर को चूज करना है वेदर टू ब्रेक द लॉ एंड गिव द नेसेसरी फूड विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन to a genuine beneficiary, or to follow the law and not provide him with the services and let this person maybe even die of hunger. तो दोनों ही करेक्ट चॉइसेस हैं कि एक जगह पे आपको अपनी ड्यूटी देखनी है एंड दूसरी जगह पे आपको अपना कंसाइंस देखना है कि यार व्हाट यू थिंक, आपके लिए मॉरली वो क्या चीज़ है. सो दिस इज लीगल ड्यूटी एंड दिस इज योर एथिकल ड्यूटी. अब बिटवीन लीगल एंड एथिकल या इस टाइप के दो करेक्ट ऑप्शंस या दो करेक्ट अल्टरनेटिव्स जब भी आपके सामने आएंगे, देन दैट इज एन एथिकल डायलेमा, एंड इट वुड ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रांसग्रेसिंग द अदर. अगर आप फूड दे देते तो आप लॉ ब्रेक करते, एंड अगर आप फूड नहीं देते तो आप एथिकल नहीं होते, आप अनएथिकल कहलाते. आपके करने की वजह से हो सकता है किसी की डेथ हो जाती. सो आई होप दिस इज क्लियर. Ethical dilemma is a complex situation, apparent conflict between moral alternatives, which are always both of them are correct, in which to obey one would result in transgressing the other. अब ऐसा होता क्यों है? Why there is ethical dilemma? दो तीन चीजें हैं. फर्स्ट इज देर इज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एट प्ले. फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज यू आर द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब एक प्रोसेस है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट बोलते हैं, कि आपको बजट प्रिपेयर करना है. बजट में आपके पास जो पैसे हैं दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज, दिस अमाउंट इज लिमिटेड. बट हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड लॉट मैनी, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं. इन सबको पैसे चाहिए फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. बट you as a finance minister, you have this limited money. Now, how to allocate this limited money between such a diverse portfolio of department and ministries? तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट प्ले पे होते हैं कि यार होम मिनिस्ट्री को देना भी ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी की बात है देश के. इट इज़ अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. देन एग्रीकल्चर को भी देना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इकोनॉमिक एंड एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं इसमें. इकोनॉमिक और सोशल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये देश के सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है. ना अगर आपके पास पैसे लिमिटेड ही हैं तो अगर आप इनको नहीं दे के सिक्योरिटी में डालेंगे तो मिलिट्री मिलिट्री या फोर्सेस के या डिफेंस वाले तरीके से तो देश सिक्योर हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द फूड सिक्योरिटी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. वैसे ही इफ़ यू इफ़ यू हैव लिमिटेड मनी एंड आपको डिसाइड करना है
कि मैं फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर को पैसा ज़्यादा दूं या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ज़्यादा दूं। अब आपके पास सोचिए लिमिटेड एक ही मतलब दिस इज द टोटल अमाउंट यू हैव। अब इसमें से या तो आप इनको ज़्यादा दे सकते हैं या इनको ज़्यादा दे सकते हैं। तो दोनों के ही अपने अपने अपनी अपनी जगह पे दोनों ही चॉइसेस आर वैलिड, बोथ द चॉइसेस आर लेजिट। इनको भी लेजिट ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ कैन नॉट बी, health is not a negotiable thing, and so is tribal affairs. Tribals are also non negotiable। तो अब इनमें से किसको पैसा दें? सो वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट आर एट प्ले, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है एंड देन यू मेक द बजट। सो अब जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे, द डिफेंस ऑफ द कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट और द यूथ ऑफ द कंट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम फॉर देम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कोई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को एक टेंडर के लिए पैसा दे रहे हैं या किसी एक मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ड्राइविंग द इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। वेर एज उसकी वजह से आप किसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए हमें एंड वी ऑल्सो वांट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। मगर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें फंड एलोकेशन करने में एक डिलेमा आता है। देयर इज अ डिलेमा कि यार कौन सी ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि चूजिंग वन विल ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रांसग्रेसिंग द अदर, एंड यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस भी करेक्ट हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। देन देर इज डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यू, कि अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करनी है एंड एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल यू हैव एज अ गवर्नमेंट, आपको फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को देने हैं। एज अ स्टेट यू हैव टू गिव देम लिबर्टी, यू हैव टू गिव देम फ्रीडम। आपको सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आपको डीपीएसपी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। डीपीएसपी में वी आर अ वेलफेयर स्टेट। अब ये वेलफेयर स्टेट है तो इस स्टेट के लिए हमें एक टाइम पे लैंड एक्विजिशन भी करना पड़ेगा। अब लैंड एक्विजिशन हम करेंगे तो हम इसी सिटीजन को जिसको अभी तक हम फंडामेंटल राइट दे रहे थे, अब इससे हम इसी का एक राइट ले भी लेंगे। सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन दिस। तो बहुत डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू, डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इंडिविजुअल को हम बहुत सारी लिबर्टीज एंड राइट्स दे भी रहे हैं, बट फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं वापस। तो you have to balance between them. Sometimes the fundamental rights are given superiority, sometimes the DPSPs are given superiority. So ऐसे, and then there is obviously discretion for any decision you need to take. You always, when you are in power, you always have some discretion. Suppose you were that PDS officer, so while uh, delivering the services of the government to the beneficiary, you always have some kind of discretion। कि आपके डिस्क्रिशन पे था ना कि यू कैन गो अ लिटिल बिट आउट ऑफ द वे एंड हेल्प अ जेन्युइन बेनिफिशियरी हु डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड पेपर वर्क। तो मॉरली दैट कुड बी करेक्ट, बट एथिकली इट कैन बी करेक्ट, बट लीगली इट इज नॉट। तो ये एथिकल वर्सेस लीगल का डिलेमा आया क्यों? बिकॉज यू हैड दिस डिस्क्रिशन। अगर आपके पास ये पावर ही नहीं होती कि आप नहीं ही दे सकते हो तो ये फिर ये इशू आता ही नहीं। मगर आपके पास डिस्क्रिशन है टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज वाई यू आर एट अ, दैट इज वाई द एथिकल डायलेमा इज फॉर्मिंग, अराइजिंग। अब बहुत टाइप के डायलेमाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज पर्सनल बेनिफिट वर्सेस पब्लिक गेन। जैसे मैंने पुराने लेक्चर्स में सुनील का एग्जाम्पल दिया है, हु इज अ डायनामिक आईपीएस ऑफिसर। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ पे देर इज इश्यू ऑफ सैंड माइनिंग एंड देर इज अ सैंड माफिया। ये उनके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं एंड ही गेट्स लाइफ थ्रेट कि आपकी फैमिली को और आपको मार देंगे फ्रॉम द सैंड माफिया। सो व्हाट ही डज कि यार अपना पर्सनल बेनिफिट देखूं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ट्रांसफर और मैं इधर से निकल जाता हूँ, सो दैट मी एंड माई फैमिली आर सेफ। या आई शुड सी द पब्लिक गेन कि नहीं, इस माफिया के अगेंस्ट में आई टेक एक्शन। सो द पब्लिक अल्टीमेटली, जो भी ये सैंड माफिया हैं
what they are doing is they are exploiting the resources of the state to make पर्सनल प्रॉफिट्स. इसकी वजह से नुकसान किसका होता है? द नुकसान हैपन्स टू द सिटीजन्स. तो यार पब्लिक के फायदे को देखें, सिटीजन्स को जस्टिस दिलवाने के लिए जाएं, या ट्रांसफर लेके पर्सनल बेनिफिट देखें, अपनी जान बचाएं. सो दिस इज वन एथिकल डायलेमा. दोनों ही ठीक है. दोनों ठीक ऑप्शन क्यों है? क्योंकि फैमिली के टुवर्ड्स भी तो यू हैव अ ऑब्लिगेशन ना यार. उनकी भी तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको आपको सेफ रखना है. ये थोड़ी है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आप अपने फैमिली को मरने दोगे. देन फिर ऐसा भी नहीं है कि फैमिली को बचाने के लिए आप अपनी खुद की एक फैमिली को बचाने के लिए न जाने कितनी सारी फैमिलीज को सैक्रिफाइस कर दो. दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो देर इज अ डायलेमा बिटवीन पर्सनल बेनिफिट एंड पब्लिक बेनिफिट. वही सेम एग्जाम्पल आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. द पर्सनल प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्सेस द प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं कि यार ये तो कावर्डनेस हो गई ना. अगर आप एक्शन नहीं लिया, यू आर ऑन सच अ प्रेस्टिजियस पोजीशन, यू आर आईपीएस, यू आर इंडियन पुलिस सर्विसेज. यहाँ पे तो आपका एथिक्स बनता है ना, आपको देख के आपके सबॉर्डिनेट्स, मीडिया, वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स या सिटीजन्स, इन सब की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं. अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग तो क्या ही करेंगे. इनका तो ट्रस्ट इरोड हो जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. वर्सेस यू हैव प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फैमिली भी संभालनी है. सो दिस इज ऑल्सो एथिकल डायलेमा. देन अनदर एग्जाम्पल इज पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस राइट टू प्रिवेसी. अब हो सकता है एक इंफॉर्मेशन किसी इंसान की पब्लिकली पब्लिश करना इज नेसेसरी सो दैट द पब्लिक कैन नो कि ये इंसान सही है या गलत है. सपोज पब्लिक इंटरेस्ट में आपको किसी पॉलिटिशियन का बताना पड़े कि दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हाउ मच मनी डज ही हैज़, एंड उन्होंने वो पैसा उनके फैमिली में कहाँ पे किस किस के पास है, एंड कितना कितना है, एंड हाउ दे हैव ऑब्टेन्ड दैट मनी. क्या वो कोई करप्शन वरप्शन में इन्वॉल्व है? एक चीज़ आपको ये बतानी है. जब आप ये बताएंगे तो चलो पॉलिटिशियन के तो अकाउंट्स आप खोल दो, ठीक है, बट उनके फैमिली मेंबर्स के भी सबका अकाउंट आपको पब्लिक में रखना पड़ेगा. सो इजंट इट द एनक्रोचमेंट ऑफ द राइट ऑफ प्रिवेसी ऑफ द मेंबर्स? यार मेंबर्स के पास, उनके फैमिली मेंबर्स में किसके पास कितना पैसा है, हाउ मच वेल्थ दे हैव, व्हाई यू आर टेलिंग, मतलब ये क्यों पब्लिक करना पड़े? ऐसे तो हो सकता है कि कोई माफिया या सम सॉर्ट ऑफ डॉन या जो एक्सटॉर्शन गैंग्स होती हैं, जब उनको ये चीज़ पता चले कि यार इनके पास इतना पैसा है, तो पॉलिटिशियन से शायद शायद वो डायरेक्ट ना भिड़े, बट इनको तो वो एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल कर सकते हैं. दे कैन थ्रेट देम. सो द राइट टू प्राइवेसी इज ब्रीच्ड. मगर फिर पब्लिक इंटरेस्ट था ना. पब्लिक ने इस पॉलिटिशियन को भरोसा करके वोट दे के मिनिस्टर बनाया. नाउ इफ देयर आर एलिगेशंस तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में बताना पड़ेगा कि वेयर द मनी इज गोइंग. अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, एंड द बेनिफिशियरी फ्रॉम द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट और दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट is not the public in general but the members of your family, then in the lieu of public interest you have to disclose this information. तो public interest और right to privacy आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. देन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड देन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. फिर अगेन एथिकल डायलेमा. नॉन डिस्क्रिमिनेशन है कि आर्टिकल 15 सेज कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देना है कि आपने पहले बोला ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. देन यू सेड कि यार आपने सोचा कि ये जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं ये तो बहुत पीछे हो गई हैं, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए एंड इनके डेवलपमेंट के लिए हमें इनको एक पुश देना पड़ेगा, हमें एक कुशन सपोर्ट इनको देना पड़ेगा. तो हम क्यों ना इन्हें रिजर्वेशन दे दें, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दें. सो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 15 वर्सेस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 एंड 4 एंड सो ऑन. तो दिस इज ऑल्सो एथिकल डायलेमा. देन रेट्रीब्यूटिव जस्टिस वर्सेस रिफॉर्मेटिव जस्टिस. अगर किसी इंसान ने हैज कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ क्राइम, तो इसको जेल में द जेलर और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल हैज टू ऑप्शंस कि यार इसको इसके साथ ऐसे बिहेव किया जाए
फर्स्ट ऑप्शन इज कि यार ये तो क्रिमिनल है, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, एंड यू जस्ट do not think even about his human dignity and you treat him like anything. मतलब आप इन्हें जेल में, there are many things happening, I can't say. तो इनके साथ आप ऐसा बिहेव करें कि आप इनको फॉरगिव ना करें एंड यू डू द एट्रोसिटीज ऑन हिम. एंड सेकेंड इज कि आप इन्हें फॉरगिव करें अगर इनमें स्कोप है सुधार का. सो यू गिव हिम एजुकेशन, है ना, यू गिव हिम, यू टीच हिम वैल्यूज एंड इन्हें आप अच्छा इंसान बनाने की ट्राई करें. तो आप जो भी जस्टिस करें इनके साथ व्हेन ही इज सर्विंग द पनिशमेंट पीरियड, तो वो रेट्रीब्यूटिव होनी चाहिए कि इन्होंने गलत किया तो इनके साथ भी गलत कर देते हैं, या रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि यार इन्होंने गलत किया तो चलो इन्हें माफ करते हैं और एक मौका देते हैं सुधरने का. तो दोनों ही ऑप्शन अगेन ब्रिंग्स सम एथिकल डायलेमा. देन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का तो इट इज वेरी सिंपल कि ट्रीज को डिस्प्लेस करके डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट हटाना पड़ेगा. आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है. डेवलपमेंट ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट, सॉरी. सो डेवलपमेंट करने के लिए अगर इन्वायरमेंट को टैम्पर करना पड़े और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए डेवलपमेंट बैक साइड जाए, सो दिस इज अगेन अ एथिकल डिलेमा कि यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं. यू नीड trees, you need forest because climate change is real, but then you also need growth because inequality, poverty, all of those things are also real. Then another ethical dilemma is welfareism versus profit motive. ये भी आई थिंक बहुत ही easy to understand है. Then oath of secrecy versus transparency, this is also very understood कि यार एक मिनिस्टर हैं, he has took the oath of secrecy कि कैबिनेट के क्या डिसीजंस हो रहे हैं. ही वोंट टेल कि अंदर इंटरनल क्या चीज़ें चल रही हैं, ही वोंट बी टेलिंग इट इन पब्लिक. बट द सिटीजन्स जिन्होंने इनको इलेक्ट करके बनाया है, ये जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको पता होना चाहिए ना कि व्हाट द कैबिनेट इज डूइंग. अगर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो दिस मिनिस्टर can think about going about the oath of secrecy and whistle blowing against the corrupt practices so that transparency और public trust जीता जा सके. So this is also an example. इसमें RTI versus the Official Secrets Act, उन दोनों के बीच में भी चूज करना is a example of ethical dilemma. I hope यहाँ तक क्लियर है. We have talked about various types of ethical dilemma, why they arise and what is it. Now we will be discussing another concept very interrelated with the ethical dilemma, that is the conflict of interest. अब conflict of interest क्या होता है? When a person is involved in multiple interest or otherwise serving one interest could involve working against another. For example, पहली वाली लाइन समझते हैं. When a person is involved in multiple interest, suppose I am the district magistrate, I am the DM, and now मैं एक टेंडर निकाल रहा हूँ for around 100 CR, and someone from my family as a contractor, they are participating in this tender. तो अब टेंडर को एलोकेट करने में मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट है ना. फर्स्ट इज कि यार मुझे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से विद इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी करनी है, एंड जिसका टेंडर सबसे अच्छा होगा, विच विल बी द बेस्ट पॉसिबल, द बेस्ट बेनिफिशियल कोटेशन, मैं उनको टेंडर अलॉट करूंगा ताकि लोगों का और देश का भला हो. सो मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ड्यूटी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ. दिस इज माय इंटरेस्ट नंबर 1. लेकिन मुझे वापस अपने ऑफिस आवर्स के बाद, अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने घर भी तो जाना है. तो ये मेरी फैमिली है जो इसमें पार्ट ले रही है. अब इनके लिए भी मेरे कुछ इंटरेस्ट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं कि यार मैं इनको भी तो, मैं हो सकता है मैं शायद इनको फेवर कर दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स दे दूं. तो ये मेरे सामने अब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, माय प्राइवेट वर्सेस
my public ड्यूटीज, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि मैं बेस्ट इंसान को टेंडर दिलवाऊं, so that the money of the taxpayer is spent in the most efficient and effective manner. Then I have a private interest कि यार suppose someone is from my family and they are pressurizing me, and हो सकता है ऐसा हो कि when I was nothing, they might have supported me in my studies, and they might have supported me in providing me the resources जिसकी वजह से आज मैं डीएम बन पाया हूँ। तो मेरे इनके लिए भी ऑब्लिगेशंस हैं। सो अब ये एक बहुत इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं अपनी प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करूं या मैं अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करूं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि व्हेन अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल इंटरेस्ट, मेरे दो इंटरेस्ट हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट और अदरवाइज, एंड सर्विंग वन इंटरेस्ट कुड इन्वॉल्व वर्किंग अगेंस्ट अनदर। अब अगर मैं ड्यूटी अपनी करता हूँ, सो ऑब्वियसली आई विल सर्व माई नेशन वेल, मगर इन लोगों के साथ जो मेरी फैमिली थी जिसने मुझे सपोर्ट किया इन माई बैड टाइम्स एंड इतना काबिल बनाया कि आई कैन आई एम स्टैंडिंग टुडे एज अ डीएम। अब इन लोगों के साथ एक तरीके से इनके अगेंस्ट में ही गया मैं कि हो सक कि मैंने इनको टेंडर नहीं दिलवाया आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स, और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं देन आई एम डूइंग समथिंग दैट इज अनएथिकल एंड ऑल्सो इन अ सेंस इलीगल, कि आपने अपनी ड्यूटी के साथ यू हैव बीन डिसऑनेस्ट विद योर ड्यूटी। सो दोनों में से इफ आई एम चूजिंग एनीथिंग देन इट इज रॉन्ग। और हो सकता है यहाँ पे मैं फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ना दिलवाऊं, सिर्फ इसलिए कि बाद में मुझ पे क्वेश्चन उठेगा कि मेरे फैमिली वाले लोग थे इसलिए मैंने फेवर किया, क्या पता इनका कॉन्ट्रैक्ट ही सबसे बेस्ट रहा हो, मगर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं दिलवाया इन्हें क्योंकि ये मेरे फैमिली के हैं। सो सपोज अ केस कि ये लोग जेन्युइन थे, मेरे फैमिली से एक बंदा जिसने टेंडर के लिए अप्लाई किया था जेन्युइन था, इनका बेस्ट कोटेशन था एंड इनके पास्ट वर्क्स भी सबसे बेस्ट रहे आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, लेजिटिमेटली दिस दिस पर्सन वाज द डिजर्विंग वन। बट इनको सिर्फ इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं एंड क्योंकि बात मुझ पे आएगी, तो भी तो मैं गलती कर रहा हूँ ना। तो आप कह सकते हो कि मैंने ड्यूटी वाइज मैंने हाँ अपनी ड्यूटी निभा दी, पर मैंने ड्यूटी को भी चीट किया और इनको भी चीट किया। So, such options, when there is such, when a person is involved in multiple choices and serving any of the choice will work definitely against the another. That situation is known as the conflict of interest. अब it can happen in two ways. एक तो होता है actual conflict of interest, एक होता है potential conflict of interest. What is actual conflict of interest? यार ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। सो ऐसे समझ सकते हैं, इट ऑलरेडी इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पब्लिक ऑफिशियल्स करंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट इंटरेस्ट। अब जब ये टेंडर आ चुका है तो मेरे सामने तो ये एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है ना, कि मैंने टेंडर का प्रोसेस करवा दिया एंड मेरे पास कोटेशंस आ गए, उसमें कुछ टेंडर्स के लिए कोटेशंस वहां से भी आए फ्रॉम द पीपल आई डोंट नो एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सन ऑफ माई फैमिली। तो अब ये तो मेरे सामने एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो चुका है कि नाउ आई हैव टू मेक अ डिसीजन एंड आई हैव टू allot a tender of 100 cr. So this is a actual conflict. पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता था? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम अ जज एंड मैं जब जज हूं, सो मुझे मेरे रोस्टर में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके रोस्टर में ऑन वेंसडे, दैट इज टुमारो, इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि टुमारो दीज आर द फॉलोइंग केसेस, केस वन, केस टू, केस थ्री, जो यू हैव टू लिसन। अब इसमें जो केस थ्री है ना, दिस इज अ केस अगेंस्ट और इन मतलब या तो अगेंस्ट माई फैमिली मेंबर है या इट इज अ केस जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो अब इस बेंच को जब मैं प्रिसाइड करूंगा तो हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए कि मैं केस के मेरिट को देखूं या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूं, कि इनको भी फांसी नहीं चढ़ा सकता, इनके लिए मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस हैं एंड इनको बचाने के लिए किसी इनोसेंट को भी मैं
फांसी नहीं चढ़ा सकता, बिकॉज आई हैव आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स माई ड्यूटी ऑल्सो। तो मैं क्या करूंगा? अभी तो ये मेरे सामने आया नहीं है ना, ये तो वेंसडे को होना है जो कल है। मैं तो आज एक दिन पहले ट्यूसडे में हूँ, सपोज ऐसा मान लो आज ट्यूसडे है। तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ नहीं है, ये हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बोल दूं कि ये वाला जो केस है ना, ये आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये आप मेरे बेंच से हटा के किसी और जज को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मेरे नोन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो मे बी देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अब हटा के किसी और का केस लग जाएगा, तो प्रिवेंट ही कर दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने से। सो दिस वाज बेसिकली पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which refers to the conflict of interest that may arise later in services। मतलब ये आज नहीं हो रहा है, ये बाद हो रहा है। और फिर सेकंड लाइन कहता है और आफ्टर रिटायरमेंट ड्यू टू द प्रीवियस पोजीशन हेल्ड बाय सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट के हिसाब से देखा जाए, आई वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अ स्टेट, एंड उस स्टेट में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माई माइक्स बैटरी हैज डिस्चार्ज। ओके, सो सपोज आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इस स्टेट में देर आर पंचायत इलेक्शन। अब आई हैव टू सुपरवाइज दीज इलेक्शन। इसके बाद क्या होता है, जस्ट आफ्टर दीज इलेक्शन मेरी रिटायरमेंट की एज आ गई है, आई गेट रिटायर, एंड रिटायर होते से ही मैं एक्स वाई जी पार्टी ज्वाइन करता हूँ, एंड आई कंटेस्ट, या मुझे डायरेक्टली राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर देती है ये पार्टी, एंड देन आई गॉट गेट इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। तो मी बीइंग अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड उसके बाद मी बिकमिंग अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये पॉलिटिकल एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? कि जब मैं राज्यसभा से मेंबर बन जाऊंगा, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि इस पार्टी ने इनको राज्यसभा से मेंबर बनाया क्योंकि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तब ये पार्टी ने स्टेट के पंचायत में सारे इलेक्शंस जीते थे, या इनके फेवर में रही थी, मेजोरिटी इनकी सरकार वगैरह बन गई थी उस सारी पंचायत लेवल पे। सो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कि आफ्टर रिटायरमेंट जो मैंने प्रीवियस पोजीशन हेल्ड की थी उससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। या इसको और आसान और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी, आई वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे बता देते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो फिनेंस, एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी मेरा काम क्या था? मेरा काम था फाइनेंस जो रेवेन्यू है मैनेज करना। आप इजी वर्ड्स में समझ लीजिए कि पैसों को अ, जो भी टैक्सेस से या जिस भी सोर्सेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, मेरा काम ये था कि इस पैसे को सही जगह पे एलोकेट करना है, इस पैसे को सही से यूटिलाइज करना है। सीएजी का काम क्या होता है? टू चेक कि यार ये जो पैसा आया था, ये कहीं करप्शन में तो यूज नहीं हो गया, जो जनता का पैसा था ये कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस में तो नहीं चला गया, क्या ये सही से यूज हुआ या नहीं हुआ? सो अगर मैं ही फाइनेंस सेक्रेटरी था और मैंने ही 2040 से 2042 तक 2 साल मैं ही फाइनेंस सेक्रेटरी था, मैंने ही ये पैसे को स्पेंड किया है, और मैं ही 2050 में चेक करूं कि पिछले फाइनेंस सेक्रेटरी ने सही किया था काम या नहीं किया था, तो अगर मैंने करप्शन किया होता, पैसों में कुछ घपला किया होता, तो क्या मैं अपने कैग की जो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाती है, क्या मैं उसमें लिखूंगा कि हाँ द फाइनेंस सेक्रेटरी वॉज करप्ट? नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा वो तो एक अलग चीज़ है, मगर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी आ जाएगा ना जब मैं कैग बन जाऊंगा, कि यार अगर कुछ गलत हुआ है मेरे टाइम पीरियड में, तो मैं उसको बता दूं या नहीं बताऊं? मैं अभी अपनी करंट कैग वाली पोजीशन के साथ ईमानदारी से काम करूं, या फिर मैं अपनी जो पिछली पोजीशन में मैंने कुछ अगर गलत किया है तो अभी खुद को मैं बचाऊं? तो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। आई होप दिस इज नाउ क्लियर।
नाउ अब ये तो देख लिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या चीज, अब इसको सॉल्व कैसे करें। सो देयर इज अ 6R सिस्टम। 6R सिस्टम, 6 R हैं जिनसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय रिकॉर्डिंग इट, कि अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं उसको पहले ही डिस्क्लोज कर दूं। मान लीजिए आई एम द यूपीएससी चेयरमैन, आई एम द यूपीएससी चेयरमैन एंड कल यूपीएससी का इंटरव्यू है एंड आई एम ऑब्वियसली आई एम इन अ बोर्ड जहाँ पे आई विल बी टेकिंग द इंटरव्यूज। अब इस इंटरव्यू कमिटी पैनल में मैं हूँ एंड माई ओन चाइल्ड इज कमिंग टू गिव द इंटरव्यू। सो अब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि यार अगर मेरा ही बच्चा आ रहा है इंटरव्यू देने एंड आई एम हेडिंग द पैनल, आई एम द यूपीएससी चेयरमैन एंड ही इज गिविंग द यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि यार इसमें तो मैं इनको फेवर कर सकता हूँ। तो मुझे इस चीज से अगर निकलना है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व करना है, तो मैं पहले ही रिकॉर्ड करवा दूं ना, मैं एक इंटेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी दे दूं कि मैं बता दूं कि यार सी आई एम ऑनेस्टली डूइंग माई जॉब एंड कल मेरा लड़का मेरे ही बोर्ड में, लड़का या लड़की वॉट एवर, माई किड विल बी कमिंग इन माई ओन पैनल टू गिव हिज और हर इंटरव्यू। तो आई एम अवॉइडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिस्क्लोजिंग, कि मैं पहले ईमानदारी से बता दे रहा हूँ कि ही शी इज कमिंग एंड ही शी इज माई डॉटर और सन जो कि कल इंटरव्यू देने वाले हैं। तो एक इंटेंट पता चलता है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मुझे कोई ऐसा उनको फेवरिज्म, उनको सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं करना है आउट ऑफ द वे जाके, कि जो चीज़ मुझे कुछ छुपा के करनी पड़े। सो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग दिस थिंग, टेलिंग रिकॉर्डिंग दिस थिंग। देन सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टिंग, कि यार मैं कल जाऊं, मतलब मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लूं कि मतलब बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं यूपीएससी के तो जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, तो मैं इस बोर्ड में, जिस बोर्ड के पास माई ओन किड इज कमिंग टू गिव द इंटरव्यू, मैं इस बोर्ड से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि यार मुझे ये बोर्ड मत दो, मैं किसी और बोर्ड में जाके इंटरव्यू ले लेता हूँ। या फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि माई किड इज कमिंग टू गिव द इंटरव्यू, मैं हट ही जाता हूँ सारे पैनल से। जनरली ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि फिर आप अपने जॉब ड्यूटी को भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो। आप किसी दूसरे बोर्ड मेंबर, दूसरे पैनल में आप चले जाइए जहाँ पे यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर आप तीसरा एक रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है कि आपने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को बुला लिया टू ओवरसी दिस। फॉर एग्जाम्पल, just give me a second. For example, I was the chairman of the board जहाँ पे मेरा ही बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने यहाँ पे और इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स को बुला लिया कि आप लोग विटनेस कर लीजिए ये चीज़, आप लोग देख लीजिए कि मैं इसमें कोई भी ऐसा बायस या कोई भी ऐसा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ एंड आई एम डूइंग थिंग्स with utmost honesty and with utmost integrity। या फिर थर्ड फोर्थ आर हो सकता है कि मैं रिमूव ही हो जाऊं, मैं यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट से ही इस्तीफा दे दूं, या मैं हट ही जाऊं उस दिन, वहां पे मैं आऊं ही नहीं, कि मैं रिफ्रेन कर जाऊं कि ठीक है मैं छुट्टी लेके आई एम टेकिंग अ सिक लीव एंड आई एम नॉट कमिंग बिकॉज माई किड इज कमिंग, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो मैं आ ही नहीं रहा। देन ये जो लास्ट वाला है रेजिग्नेशन, कि मैं रिजाइन ही कर दूं, चेयरमैन की जॉब ही छोड़ दूं यूपीएससी की, ये भी एक सोल्यूशन है। बट इसको ना हम आंसर्स में कोट करेंगे ना हम इसको कहीं पे बताएंगे क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट वे। एंड एक होता है, ओके आई एम सो सॉरी, देयर वाज सम ग्लिच, माय रिकॉर्डिंग जस्ट गॉट स्ट्रक। So we did the resolutions of conflict of interest, that is by recording the conflict of interest, then by restricting ourselves, then by recruiting an independent third party, then removal, that is we remove ourselves from the process altogether if there is a conflict of interest, by relinquishing the conflict of interest, and at last by resignation। ये वाला मेजर हम यूज नहीं करेंगे आंसर्स में एंड इन जनरल भी। नाउ public institution में ethical dilemma and private institution में ethical dilemma, this is also a theme which is yet to be asked। तो
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब पहले तो ये देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। इसी के डिफरेंस के साथ साथ हम समझ लेंगे कि एथिकल डायलेमा में कैसे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोटिव। मोटिव ऑफ ऑपरेशन क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मोटिव ऑफ ऑपरेशन इज पब्लिक इंटरेस्ट, कि यार ये तो हम इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, तो हम तो लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। सो हमें कॉस्ट वगैरह बिल्कुल कम रखनी है, बिल्कुल अफोर्डेबल रखना है, एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट। वी मतलब द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। वेयर एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या है कि यार ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, दीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, इनको कॉस्ट हमेशा हाई रखेंगे तभी तो इनका प्रॉफिट निकल पाएगा। सो अगर इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हो तो आपके पास एथिकल डायलेमा अलग तरीके के हैं। लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो तो सपोज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का गोल या मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर आपसे बोलें कि एक सपोज यू आर इन अ कंपनी जो मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है दे आर मेकिंग अ ड्रग। ठीक है, ड्रग मतलब दवाई वाला ड्रग। दे आर मेकिंग अ ड्रग। अगर ये ड्रग आपकी कंपनी बना ले तो यू विल फेच मोर प्रॉफिट, है ना? आप बहुत ओवर पावर कर जाओगे मार्केट में इस दूसरे ब्रांड को, एंड दिस इज फॉर व्हाट यू आर एग्जिस्टिंग एज अ कंपनी। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है, यू आर वर्कर ऑफ दिस कंपनी, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ना किसी को आप ब्राइब दो, थोड़ा सा पैसा ऑफर करो, एंड दे विल बेसिकली लीक द प्रोसेस एंड द पे, मतलब अभी तो ये रिलीज नहीं हुई है बट इनके पास है सैंपल में। तो दे विल गिव यू द सैंपल एंड द प्रोसेसेस, और इनसे पहले आप अपने कंपनी के हिसाब से मार्केट में इसको बना के बेच दो और इसका पेटेंट करवा लो। तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और इनको तो लॉस हो जाएगा। ये तो मतलब हो सकता है बंद ही करनी पड़े इनको कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पहले तो ये बताओ कि जब वी टॉक अबाउट द मोटिव ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो एक मिसनॉमर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सो इज इट बैड? नो, इट इज़ नॉट बैड। एक्चुअल में अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर इफ़ दे आर गिविंग यू सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छी सर्विसेज हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, दे आर गिविंग यू द फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो यार ये कोई दान दक्षिणा करने थोड़ी बैठे हैं ना, तो दे विल ऑब्वियसली मेक सम प्रॉफिट्स ऑल्सो, और तभी आपको अच्छे अच्छे से सर्विस देंगे। सो मेकिंग प्रॉफिट इन इट सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इट इज़ नॉट बैड। तो ये एक एडिशनल डायमेंशन आप हमेशा सोच के रखिएगा अपने दिमाग में कि प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है तो व्हाट एल्स विल इट वर्क फॉर। यार इसको भी तो खुद को सस्टेन करना है ना। अगर सपोज इफ अ कोचिंग क्लास स्टार्ट गिविंग कोर्सेज फॉर फ्री, एंड वो वेलफेयर पे उतर आए और पैसे ही लेना बंद कर दें किसी से भी, सो हाउ विल दे पे टू द टीचर? टीचर को कैसे पे करेंगे? कैसे एम्प्लॉयज को अपने पे करेंगे? तो एज अ इंस्टीट्यूशन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो दे नीड प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। सो जस्ट रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ बैड वे। वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में यू आर द मैनेजर। अब आपकी कंपनी को अगर आप ये ड्रग्स का कुछ ब्राइब देके या किसी गलत तरीके से आप ये ड्रग्स की जो भी प्रोसेस है, जो भी फॉर्मूला है, वो अगर आप ले पाते हो तो इट विल फेच योर कंपनी लार्ज प्रॉफिट्स। तो हमने एक तरफ देखा कि प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट इज नथिंग बैड। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो ठीक है, इट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ देयर सर्वाइवल। तो गलत क्या है? अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एकदम यही बोल दो, अगर मैं ऑप्शन ये दें आपको, हम एथिकल डायलेमा की बात कर रहे हैं, इस इंसान के पास एथिकल डायलेमा में क्या ऑप्शन है कि यार एक ये कर सकता है कि ये अपने एथिक्स पे जाए और ऐसा इलीगल तरीके से किसी को ब्राइब ब्राइब दे के अनएथिकल तरीके से उस ड्रग का फॉर्मूला लीक ना करवाए। दिस इज वन ऑप्शन। ऐसा करेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं होंगे, बट ही विल बी ethical in that case.
सेकेंड ऑप्शन जो एथिकल डायलेमा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज कि ये इलीगल जो काम है, पता तो किसी को चलेगा नहीं, तो फिर किस बात का इलीगल, बस अनएथिकल ही है। तो ये पैसा दे, ब्राइबरी दे एंड वहां से फॉर्मूला ले ले। अब अगर ये फॉर्मूला ले लेता है तो इनकी कंपनी को होगा इमेंस प्रॉफिट, उसीलिए ये काम कर रहे थे, इसको भी सैलरी बढ़ के मिलेगी, इसकी भी हाइक होगी। नाउ इन दो ऑप्शंस में दिक्कत क्या हो रही है? फर्स्ट इज, अगर वो ये वाला ऑप्शन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 2, तो यार ये तो गलत है। मतलब प्रॉफिट लेना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए गलत नहीं है, बट द मीन्स, किस मीन्स से यू आर ऑब्टेनिंग द प्रॉफिट, दैट इज रॉन्ग। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये तो हमें सरासर दिख रहा है गलत है, तो ठीक है इसको क्रॉस आउट किया, बट वॉट अबाउट दिस वन, इज दिस करेक्ट? कि यार ये काम तो, मतलब मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, क्या ये एथिकल है? तो द आंसर इज, एक मिसनॉमर होता है कि हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत नहीं कर रहे हो, बट द रियल आंसर इज कि नहीं भाई, ये भी गलत है। आप एक तरीके से अपनी कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो ना, कंपनी के प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। सो व्हाट शुड हैव बीन द रियल वे फॉरवर्ड, कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो किसी तरह से हम वो ड्रग कुछ इनोवेशन करके या कुछ तरीका निकाल के क्या हम वो पहले नहीं बना सकते? दैट इज वॉट यू हैव टू थिंक। सिर्फ यही नहीं सोचना है कि अरे यार प्राइवेट कंपनी है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होना गलत बात होती है। नो, इट इज नॉट रॉन्ग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट वाला करता है, एंड इट इज नॉट रॉन्ग, बट रॉन्ग या राइट डिपेंड्स अपॉन द मीन्स, कि वो कैसे करता है। यार वो एथिकल तरीके से ज़्यादा साइंटिस्ट हायर करे, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और पहले वैक्सीन बना ले और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। अल्टीमेटली अगर ये वैक्सीन बना लेता है किसी चीज़ की जल्दी, इसको प्रॉफिट होगा, ये वैक्सीन कहाँ जाएगी? ये भी तो लोगों के ही काम आएगी ना। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है कि अगर ये वैक्सीन बनाए विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, एंड ये एक वैक्सीन का डोज बेचे विच इज़ जस्ट अनअफोर्डेबल फॉर एनी वन टू बाय, इतने में बेचे, दिस इज देन अनएथिकल। मगर अगर ये बना रहे हैं और ये नॉमिनल रेट पे एक कोविड की वैक्सीन बेच रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स, मतलब नॉट आई थिंक बट इट इज करेक्ट। देन पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये एक और डिफरेंस है कि अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन आर फंडेड बाय होम? दे आर फंडेड ऑन द टैक्स पेयर्स टैक्स मनी, तो वो अकाउंटेबल किसके लिए होंगे? दे विल बी अकाउंटेबल फॉर द सिटीजन्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे आर अकाउंटेबल ओनली फॉर देयर कस्टमर्स। जो पेमेंट करेगा, जो सब्सक्रिप्शन लेगा आपकी चीज़ का, आप उसी के लिए अकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, दूरदर्शन, डीडी नेशनल है, डीडी नेशनल पे एक क्रिकेट मैच आ रहा है, हु कैन वॉच दिस? एनी वन कैन वॉच दिस, जिसके पास भी एक मीन्स है। मतलब आई डोंट नो कि आपको इसका आइडिया है कि नहीं है, बट व्हेन आई वाज अ किड, बहुत छोटा था मैं, तो उस टाइम पे ना केबल टीवीज हुआ करते थे। लाइक ये अब तो सब कुछ इंटरनेट से हो गया है, इसके पहले डिश एंटीना वगैरह लगते हैं, उसके पहले सेटअप बॉक्स लगते थे। सेटअप बॉक्स के पहले ना केबल होती थी कि ये टीवी है और इस टीवी से आप केबल डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, सम सॉर्ट ऑफ केबल हुआ करती थी, मुझे भी याद नहीं, बचपन की बात है। उस केबल में फिर आप अगर पैसे कुछ चार्जेस दोगे तो आपके पास बहुत सारे चैनल्स आएंगे, और अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो नॉर्मल डीडी नेशनल, क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो ये तो फ्री आएगा, इसमें डीडी स्पोर्ट्स, डीडी न्यूज़, ये दो तीन चैनल तो दे आर फॉर फ्री। सो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है इसलिए फ्री है। उसी की जगह पे अगर मैं सोनी का चैनल मुझे देखना है, तो इसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इनका। सो आप समझ रहे हो, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन की सर्विस होती है वो सारे सिटीजन्स के लिए है, कि जो भी सिटीजन है उसको वो अवेल कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट की होती हैं, दैट इज ओनली फॉर देयर कस्टमर्स, क्योंकि वो उसके लिए पेमेंट देते हैं, वो उसको पे करते हैं। तो अब अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी? अकाउंटेबिलिटी भी उसी की बनेगी। या डीडी नेशनल,
जो पूरा देश देख रहा था, पूरी पॉपुलेशन देख रही थी। अगर वो लोग कुछ भी न्यूज़ में गलत बताते हैं, तो all the citizens of the nation, they are the public institution, the DD National is accountable for each and every citizen. मगर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स वोंट बी अकाउंटेबल फॉर एवरीवन ना। जिसने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिया है उसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। कल को अगर सिग्नल नहीं आ रहा है या आपका टीवी में वो नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो डीडी नेशनल, कोई भी सिटीजन बोल सकता है कि ये डीडी नेशनल चैनल रन क्यों नहीं हो रहा है, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग। बट अगर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ नेटफ्लिक्स से कि भाई मेरे फोन में नेटफ्लिक्स क्यों नहीं चल रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी वाला इशू। देन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी होती है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, द डिसीजंस आर जनरली डिलेड, क्योंकि आपको एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। आपको अपने पॉलिटिकल बॉसेस देखने हैं, आपको अपनी रूलिंग गवर्नमेंट देखनी है, खुद की पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखनी है, फिर असली में सही क्या चीज़ है वो भी आपको देखना है। एंड अ ब्यूरोक्रेट हैज़ टू अलाइन विद हिज पॉलिटिकल बॉस द रूलिंग गवर्नमेंट। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी होता है कि यू कैंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं डिसीजन लेते टाइम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, कि विच सॉर्ट ऑफ regime ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग, एंड जो भी डिसीजंस हैं वो उनके हिसाब से कैसे जाएंगे। तो देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दीज डिसीजन, इसीलिए डिसीजंस भी डिले होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं किसी स्टेट के, आपको आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया, पूछा कितने पैसे हैं हमारे स्टेट में, आपने बोला सर 100 करोड़ रुपए हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे मेरे कैबिनेट के ना एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले साल इलेक्शन होना है तो उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया है वोट्स लेने के लिए कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, और वो कर्जा 150 करोड़ का है। अब इकोनॉमिकली 100 करोड़ के बजट है, तो देर आर मल्टीपल पोर्टफोलियोज एंड डिपार्टमेंट, सबको इक्वल मिलना चाहिए। बट फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है ये 100 करोड़ आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दीजिए, प्लस 50 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लीजिए, तो ये भी फ्रीबी में जाएगा। मतलब फ्रीबी में नहीं, सॉरी, लोन वेवर एक तरीके का, उसी को वही कंसिडर कर सकते हैं, लोन वेव करने में ही पैसा जाएगा। क्या इज इट अ इकोनॉमिकल साउंड डिसीजन? नो, इट इज नॉट अ इकोनॉमिकल साउंड डिसीजन। बट इज इट अ पॉलिटिकल साउंड डिसीजन? यस, इट इज अ पॉलिटिकल साउंड डिसीजन। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको बुलाया था, तो यू आर अ फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक लेटर भेजा था, उसमें ही टोल्ड कि एक डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट में एंड देयर आर मल्टीपल डेथ्स हैपनिंग ड्यू टू सम इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू, और समवेयर अराउंड 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल बनवाना है वहाँ पे, वरना ये डेथ रेट हाई होता जाएगा। तो आपको ये हॉस्पिटल बनवाना है, आपने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि हमें ये काम भी करना है, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, पहले हमें सरकार में रिटेन करनी है हमारी, अब 150 करोड़ वहाँ फंड्स फटाक से अरेंज करवाइए। तो ये जो 10 करोड़ का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो डिसीजन था ना, एज अ इंस्टीट्यूट आपका, या एज अ गवर्नमेंट, एज अ ब्यूरोक्रेटिक बॉडी आपका जो ये डिसीजन था, अब इसमें डिले होगा। अब ये डिले हो जाएगा, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे कुछ टाइम बात कर लेना। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से डिसीजंस डिले होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, द डिसीजन मेकिंग इज रियली वेरी क्विक देयर। देन फिर कुछ और भी डायमेंशंस हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के। जैसे फंडिंग है, फंडिंग इज प्राइवेट में द फंडिंग्स इज कमिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, एंड पब्लिक में इट इज कमिंग from the taxpayers money. Then job security, it is more in public, less in private. Then innovation, it is more in private, less in public. And then flexibility is more in private and less in public. जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है गूगल। गूगल का वर्क कल्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, वहाँ दे आर गिविंग देयर एम्प्लॉयज, दे आर गिविंग वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज। वहाँ पे ना सोने के लिए बिस्तर लगा रखे हैं, सो इफ़ यू आर वर्किंग देयर एंड यू आर फीलिंग अ बिट डिजी, तो यू कैन गो एंड टेक अ नैप, दे वुड माइंड, क्योंकि दे बिलीव इन यू, दे ट्रस्ट इन यू कि ये काम तो कर ही देगा। अगर अभी थक गया है और इसको सोना है तो लेट हिम स्लीप, वी डोंट केयर, लेट हिम स्लीप, ही विल वेक अप एंड ही विल डू द वर्क। मगर क्या ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होता है?
नहीं, ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, वहाँ तो आपको काम करना ही है। सो दिस इज द डिफरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। नाउ लेट अस सी द एथिकल इम्पेरेटिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यार अगर आप एथिकल हैं, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट है और अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का। एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर सही से इलेक्शन होल्ड करवाएगी तो पीपल विल हैव फेथ इन द डेमोक्रेसी, पीपल हैव ट्रस्ट इन द डेमोक्रेसी। ऐसे ही अगर कोई बॉडी है, जो इंस्टीट्यूट है, जो एग्जाम करवाता है और उसके पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो क्या उसकी कोई लेजिटिमेसी बनेगी? नहीं बनेगी ना। सो टू बिल्ड द लेजिटिमेसी ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, these kind of things should not be there. Then एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस और इक्विटी होना चाहिए। दैट इज कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप अनबायस्ड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करें, फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी करता है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो पैसों का घपला होता था कि टॉप लेवल से पैसा नीचे आ रहा है, फिर और नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एंड फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच रहा है, इससे अच्छा इनका आधार जैम ट्रिनिटी करो, आधार और जनधन अकाउंट बनाओ, आधार को मोबाइल को लिंक करो अकाउंट से और डायरेक्ट पैसा इनके पास भेज दो। तो ये जो बीच में जो लाइजनिंग करते थे या जो करप्शन करके जो अपना कट ले लेते थे ब्लैक मनी के फॉर्म में, ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसको भी इसका हक पूरा मिलेगा। सो अकाउंटेबिलिटी भी आई, ट्रांसपेरेंसी भी आई। अब ये आया तो इसकी वजह से करप्शन प्रिवेंट हुआ। करप्शन जब प्रिवेंट होएगा तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन देयर विल बी सोशल जस्टिस की यार जिसके लिए जाना था उसको ही मिले ना पैसा। सो these are some ethical imperative in public administration: trust and confidence, legitimacy, fairness, equity, accountability, transparency, efficiency and social justice. अब कुछ ethical challenges भी हैं in public administration। ये you can refer the मैक्स वेबर वाला वीडियो मैंने बना रखा है, जो जो उसके डीमेरिट्स हैं वो सारे इसमें भी अप्लाई होंगे। सो एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे क्या क्या था कि रूल बिकम्स एंड इन देमसेल्फ, कि अगर सीएम की ड्यूटी लगी हुई है एंड सीएम की ड्यूटी में आपने ट्रैफिक रोका है, सीएम को आने में अभी 10 मिनट है, समवन नीड्स अर्जेंट मेडिकल हेल्प और आपने उनको रोक रखा है और उस चक्कर में उनकी डेथ हो गई, तो यार रूल्स हैं, माना कि प्रोटोकॉल है, ठीक है, बट वो एंड नहीं बनने चाहिए ना। रूल्स किसके लिए थे? लोगों के लिए ही थे। अगर वही मर जाए इन रूल्स की वजह से तो देन व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग रूल्स, है ना। देन वैल्यू न्यूट्रलिटी में लीड टू एपैथी। हो सकता है आप ज़्यादा ही एथिकल कंडक्ट से चलें, आप सारी एथिकल जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप अपने न्यूट्रलिटी के बेसिस पे सॉल्व कर दें। तो ये जो पीडीएस वाला ऑफिसर था, जिसके पास दो ऑप्शन है कि या तो आउट ऑफ द वे जाके जो मरने वाला है उसको सर्विसेज दे दें या उसे हटा दें। अगर आप एकदम ही न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल हो जाएंगे तो आप तो एपेथेटिक हो जाएंगे, फिर आप उसको हटा ही देंगे। आप बोलेंगे कि ठीक है, मरता है तो मरे, मैं तो रूल के हिसाब से चलूंगा। देन वैल्यू न्यूट्रलिटी में ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि आप इनिशिएट इनोवेशन नहीं होने देंगे, आप मैकेनिकली वर्क करेंगे एज पर द रूल और स्टेटस क्वेस्ट नेचर हो जाएगा आपका। देन बहुत ज़्यादा हेरारकी होगी क्योंकि रूल्स है, वो टीम स्पिरिट हैम्पर करती है। देन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ मैकेनिकली इट इज फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स। देन देयर विल बी एक्सेसिव डिवीजन ऑफ लेबर, ये वाला पॉइंट हटा देना, ये तो मैक्स वेबर का है स्पेसिफिकली। एंड देन दिस ओवर एम्फेसाइजिंग रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप कंप्लायंस ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे, कॉर्पोरेशन ओरिएंटेड कम होंगे। Now, there are some ethical dilemmas also which are faced by public servant. जैसे conflict of interest मैंने आपको बता दिया, whistle blowing, this is also you know something बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सीक्रेसी, रिसोर्स एलोकेशन में, इन्वायरमेंटल कंसर्न में। रिसोर्स एलोकेशन वही बजट वाला एग्जांपल कि लिमिटेड रिसोर्स है, किस किस मिनिस्ट्री को एलोकेट कर दें। इन्वायरमेंटल कंसर्न में वही इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड सीक्रेसी में तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वर्सेस आरटीआई, ये सदाबहार एग्जांपल है। सो आई थिंक दिस इज डन, एंड देन देर इज वन मोर टॉपिक of this ethical dilemma faced by public servant। ये when I will be teaching you corporate governance, there I will cover this, क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, एंड देर आर सम ओवरलैप ऑल्सो बिटवीन दीज टू टॉपिक। तो आप नोट कर सकते हैं इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, जस्ट राइट अ पॉइंट देयर कि आई विल टीच यू दिस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ वी नीड टू बी एथिकल, करेक्ट है,
तो हम एथिकल कैसे हो सकते हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे खुद के मोरल्स हो सकते हैं, सोसाइटी का इम्पैक्ट, सोसाइटी का रोल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और उन्हीं सब में एक फैक्टर होता है लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन। आई होप इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है। सपोज अज्यूमिंग दिस, आई एम कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। तो हाउ लॉज़, रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड्स आर कंडक्ट्स हमें एथिकल गाइडेंस कैसे देते हैं? सो फर्स्ट, व्हाट इज लॉ? लॉ इज बेसिकली द कोडिफिकेशन ऑफ पब्लिक मोरालिटी, जो लेजिस्लेशन ने कर दिया है। यहाँ पे एक सोसाइटी थी, इसमें 10,000 लोग रहते थे। इन्होंने एक लेजिस्लेचर अपने लिए सिलेक्ट किया। वो लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया एंड ही मेड अ लॉ जो ये सोसाइटी चाहती थी। उसके प्रोविजंस को ये लाया, इन्होंने वोटिंग वोटिंग कराई और जो ये चाहते थे वही ऑन पेपर कोडिफाई होके लॉ बन गया। तो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी ने इलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में गया, उसने लेजिस्लेट किया। तो जो सोसाइटी की विल है ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मतलब जो सोसाइटी मानती है कि क्या सही है या क्या गलत है, वही तो ये रिप्रेजेंटेटिव ने लेजिस्लेट करवा के इन द फॉर्म ऑफ कोडिफाइड लॉ ले आया। फॉर एग्जाम्पल, जिस जुवेनाइल एक्ट, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो इसमें ऐसा हो रहा था कि वी वर सेइंग कि जो 18 ईयर्स ऑफ एज वाला एक लिमिट है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 16 में या 17 में दे आर इनफ मेच्योर, मतलब मेच्योरिटी उनमें आ जाती है, दे हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जानते हुए कि अभी वो 18 के नहीं है, सो दे वोंट बी गेटिंग सीवियर पनिशमेंट, दे कमिट sexual crimes and other heinous crimes and they escape this thing, they escape the punishment because अभी अंडर 18 है, दे आर अंडर 18। तो ये चीज़ हमारे सोसाइटी ने समझी, सोसाइटी ने समझी तो ये रिप्रेजेंटेटिव को बताया, रिप्रेजेंटेटिव ने लॉ लाया और इस जेजे एक्ट में अमेंडमेंट किया कि अगर अब 18 से नीचे भी एंड ही इज डूइंग सम हीनियस क्राइम, देन ही विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। उनको फिर अंडर 18 होने के बावजूद भी दे विल बी कंसिडर्ड मैच्योर एंड दे विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अब वो सेफ्टी नेट नहीं मिलेगा। देन लॉ और कैसे करते हैं? लॉ फाइट्स सोशल इवल। यार सोसाइटी में एक इवल है, मान लो डाउरी है, वर्सेस एक लॉ आ जाएगा उसके लिए, डाउरी प्रोविजन एक्ट। तो व्हाट इज लॉ डूइंग? लॉ इज फाइटिंग द सोशल इवल। सोसाइटी में तो एक इवल था ही ना, अभी तक जैसे मान लो लॉ ने कोडिफाई किया ये सब चीजें, और जो सोसाइटी की विल थी उसको कोडिफाइड फॉर्म में ले आ दिया। अब सोसाइटी में भी तो कुछ इविल हो सकता है, तो उस इविल से सोसाइटी खुद तो नहीं लड़ेगी क्योंकि ये इविल तो पाले हुए इसी के है ना। वाई वुड सोसाइटी रेक्टिफाई दिस? सो यहाँ पे लॉ का रोल आएगा, लॉ विल रेक्टिफाई दिस। लॉ विल से कि लो भाई, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, दिस इज अ इविल ऑफ द सोसाइटी एंड ये गलत है, नहीं होना चाहिए। Then social justice. Law is obviously against discrimination. So it is guiding our ethical guide. It is ethically guiding us. Then law can add new dimension. For example, India became first country to mandate CSR. CSR हमने देखा, corporate social responsibility. It is समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अगर कोई लार्ज प्रॉफिट मेकिंग फर्म है तो यार अपना 2% ऑफ प्रॉफिट आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो ना, क्योंकि एनी कंपनी इज नथिंग, दे आर बट दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। वाई दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी? आप लैंड ले रहे हो सोसाइटी से, आप लेबर ले रहे हो सोसाइटी से, आप सर्विसेज सेल कर रहे हो सोसाइटी को, तो सब कुछ तो आप सोसाइटी के साथ ही कर रहे हो, तो यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। तो व्हेन यू गेट प्रॉफिट, एक लिमिट है उसकी कुछ, और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो 2% उधर कंट्रीब्यूट करो ना इसी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। सो दिस इज अ एथिकल वर्क। और ये कौन गाइड कर रहा है? लॉ कर रहा है। अगर लॉ नहीं बोले तो कोई क्यों 2% भी देगा? नहीं देगा। इवन टाटा तो 7 to 8% से भी ज़्यादा दे देते हैं। सो उनका तो खैर एथिकली भी गाइडेड है, बट अगर वो एथिकली गाइडेड भी नहीं होते तो भी 2% तो देना ही पड़ता। देन लॉ प्रोटेक्ट एथिक्स। हाउ लॉ प्रोटेक्ट एथिक्स? कि यार जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और उसके बेसिस पे लॉ भी है कि आप रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करवा सकते हो फोर्सफुली, इट इज इलीगल कि आप किसी को फोर्सफुली बोलो कि अपना रिलीजन चेंज करो। सो दिस इज हाउ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन हेल्प्स इन एथिकल गाइडेंस। अब इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लॉ के भी, रूल के भी, रेगुलेशन के भी, कि व्हेन दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, दे ऑब्वियसली आर हैविंग सम लिमिटेशंस। क्या क्या है?
एक तो लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है, क्योंकि ये सब कुछ एक्सटर्नल है, आपका इंटरनल नहीं है। इंटरनल कंसाइंस से होता अगर, तो आपकी अंतरात्मा ये काम करने के लिए आपको मना कर देती। मगर क्योंकि इट इज़ एक्सटर्नल, तो हो सकता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मगर आप डाउरी एज डाउरी के नाम पे नहीं लो, आप इन सम अदर फॉर्म्स ले लो, बोल दो कि अच्छा ये तो गिफ्ट मिला था ससुराल से, उस टाइप से। यू नो देयर आर मल्टीपल लूप होल्स। देन इवेजिव टेंडेंसी होती है लोगों की, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ अल्कोहल ब्रांड, यू कांट सेल इट डायरेक्टली। अपने अल्कोहल ब्रांड की पानी की बॉटल को आप फिर प्रमोट करते हो एडवर्टाइजमेंट में। सो लीगली तो आप बच गए, इट इज लीगल, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज अनएथिकल, ये एक दिक्कत है। सो यू आर, ये जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये बहुत ही कोडिफाइड फॉर्म में होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल रूप होल्स जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इंटरनली कुछ एनफोर्समेंट है नहीं उस चीज़ का, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यही, फाइंडिंग लूप होल। जैसे बेस इरोजन होता है, प्रॉफिट शिफ्टिंग होती है, टैक्स हेवन कंपनीज, टैक्स हेवन नेशन में आप अपनी कंपनी को सोर्स कर दो और ऑपरेट इंडिया में करो, एंड देन यू शिफ्ट योर प्रॉफिट टू दैट नेशन। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी में बताऊंगा। देन नेगेटिव परसेप्शन है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनफोर्समेंट होता है, तो एक कहावत है कि एनीथिंग imposed externally is likely to be rejected। तो कुछ भी आप फोर्सफुली किसी के ऊपर डालोगे ना, तो चांसेस है कि वो उसको रिजेक्ट ही करेगा। तो एक्सटर्नल एनफोर्समेंट है, तो इस वजह से भी ये लिमिटेशंस है कि नहीं मानते लॉ। फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप है। अब मैरिटल रेप पे कोई ना लॉ भी नहीं है, रूल भी नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है कि बहुत सारे डायमेंशंस पे कोई रूल लॉ रेगुलेशन होता ही नहीं है। अब ये तो सिर्फ कंसाइंस है आपका, जो आपको बता सकता है कि भाई दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, वरना तो ये भी लीगल है। मतलब ऐसे लीगल नहीं है, बट इलीगल भी नहीं है, क्योंकि उस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। सो देर इज लैक ऑफ सोशल मेच्योरिटी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो हमने इसमें ये कुल मिला के देखा कि जहाँ जहाँ पे लॉ रूल्स रेगुलेशन दे वर सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, मगर जहाँ जहाँ पे वो नहीं पहुंच पा रहे, उनके सारे लिमिटेशंस में देख रहे हमने एक वर्ड कंसाइंस, कि अगर ये होता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। तो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट कंसाइंस। कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल। नाउ कंसाइंस को समझाता हूँ पहले। तो सपोज दिस इज यू एंड यू लिव अ लाइफ, आपके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं विद सोसाइटी, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, एंड ये सब experiences are shaping your conscience. And what does conscience do? It guides you in judgment of right or wrong. मतलब बेसिकली अगर थोड़ा लेमैन टर्म में बोलूँ, तो ये आपके मन की आवाज़ है, ये अंतरात्मा टाइप समझ सकते हो आप, कि ये आपको बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हो सकता है आपको कोई नहीं देख रहा हो, आपको कोई देख भी नहीं रहा है, एंड आप जो भी कंडक्ट करेंगे किसी को नहीं पता चलेगा, एंड यू वोंट बी जज। उसके बाद आपको लेकिन पता है कि वो कंडक्ट सही है या गलत है। तो ये आपको सिर्फ आपका कंसाइंस बता सकता है। सो इट कैन गाइड यू इन टेकिंग जजमेंट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एग्जाम्पल, मैरिटल रेप, इसके बारे में कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये चीज करेंगे भी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा, एंड इट इज नॉट इलीगल। बट व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दिस? योर कंसाइंस, कि यू नो, आई एम सॉरी, you know that nahi yaar, this is something wrong, this is against humanity, this is against the dignity of a woman, and it is completely wrong, though law does not exist, but still it is wrong. So आपका कंसाइंस बताता है आपको कि क्या सही है एंड क्या गलत है। और ये कंसाइंस कैसे शेप होता है? इट इज शेप्ड बाय योर experience of life. Now, what does conscience do? It is basically a inner moral compass जो बता रहा है what is correct, what is wrong, and it is also a reflection of value. Example, गांधी जी का कंसाइंस उन्हें बताता था कि यार वायलेंस इज नॉट गुड, इससे बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो उनकी रिफ्लेक्शन क्या हुई उनकी वैल्यूज में? ही फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंस। उन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंस चौरी चौरा के बाद एनसीएम उन्होंने विड्रॉ कर दिया, जबकि वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता था अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो। बट क्योंकि उनकी नॉन वायलेंस वाली फिलॉसफी वायलेट हुई, सो ही withdrew from that moment. So his conscience were reflected in his values. तो आप दोनों को कह सकते हैं कि conscience is basically the reflection of your value. Then
Conscience also is about autonomy and personal responsibility. Suppose there is a debate कि लॉ ज़रूरी है कि लाइफ ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल मैंने बताया था जो सीएम की ड्यूटी में थे, या पीडीएस ऑफिसर वाला, तो लॉ मेंटेन करना, प्रोटोकॉल देखना या लॉज एंड रेगुलेशन देखना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी की लाइफ जा रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें आपको कौन हेल्प करेगा, क्योंकि लॉ तो आपको लीगली सही बता देगा कि भैया लॉ फॉलो करो, इट इज़ करेक्ट. मगर laws cannot be the ends in themselves, rules cannot be the ends in themselves, they should rather be means, not the end. तो उस टाइम पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा योर कंसाइंस. देन कंसाइंस, और जब डिसीजन लेने में हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, राइट और रॉन्ग. बट कंसाइंस के साथ एक दिक्कत ये भी है कि कंसाइंस इज सब्जेक्टिव एंड वेरिएबल. अब ये मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है ये क्वेश्चन, इज कंसाइंस ऑलवेज रिलायबल इन डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे तो अभी हमने देखा है इसके बहुत सारे पॉजिटिव 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 डायमेंशन ही हमने देखे हैं, तो सब इतना ही अच्छा है ये. तो इज इट ऑलवेज रिलायबल इन डिसीजन मेकिंग? तो द आंसर इज नो. अब वो जो नो आंसर है ना, वो यही कंसाइंस के कैरेक्टरिस्टिक में छुपा हुआ है, दैट इज द सब्जेक्टिविटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द कंसाइंस. अब एक टेररिस्ट है एंड एक रेपिस्ट है. टेररिस्ट में बहुत करेज है सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए. रेपिस्ट, इसका तो मत ही पूछो, बट ही थिंक्स दैट जिस काम को ये कर रहा है इट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सीकिंग प्लेजर. तो इनके तो कंसाइंस बोल रहे हैं ना कि हाउ यू आर यूजिंग योर करेज इज करेक्ट, हाउ यू आर सीकिंग प्लेजर फ्रॉम व्हाट मीन्स. इनका कंसाइंस ही इनको अलाउ कर रहा है, बोल रहा है कि ठीक है, तभी तो ये रेपिस्ट और टेररिस्ट बन रहे हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि कंसाइंस हमेशा आपको सही डिसीजन की तरफ ही ले जाए, बिकॉज कंसाइंस कैन बी अनएथिकली ट्रेंड ऑल्सो. अब ये कंसाइंस तो आ रहा था आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ना. अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं या आप ऐसे एक कंट्री में हैं जहाँ पे टेररिज्म को पाला पोसा जाता है, आपकी फैमिली आपको वही करने के लिए सिखा रही है, आपके फ्रेंड्स आधे से ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स के पार्ट हैं, तो आपका जो कंसाइंस तो यही शेप कर रहे थे ना. तो ये आपका कंसाइंस कैसा शेप करेंगे? ये जजमेंट जब आपको लेना होगा कि टेररिज्म सही है या गलत है, तो आपके ये कंसाइंस तो कहेंगे एकदम सही है, एंड फिर यू विल बिकम अ टेररिस्ट. तो कंसाइंस कैन बी अनएथिकली ट्रेंड ऑल्सो. अब इशू क्या है कंसाइंस के साथ? सब्जेक्टिविटी है. बहुत लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग अलग कंसाइंस हो सकते हैं. मॉरल डेवलपमेंट का इशू है. कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है और बोल सकता है नहीं यही सही है, आपके तो बहनों के साथ एंड आपके रिलीजन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं और पर्टिकुलर देश में ही हो रहे हैं, तो यू नीड टू टेक अप आर्म्स. ऐसा बोल के आपको कोई ब्रेन वॉश करके एक ब्रेन डेड जॉम्बी की तरह आपको एक टेररिस्ट बना के सुसाइड बॉम्बिंग करवा सकता है फॉर देयर पर्सनल गेन्स. अल्टीमेटली उनको इस चीज़ों का पैसा मिलता है एंड दे स्टेज इन पावर. अगर नहीं है तो वो खुद आके क्यों नहीं कर लेते हैं सुसाइड बॉम्बिंग, लोगों से ही क्यों करवाते रहते हैं? अल्टीमेटली इट इज़ अ पावर एंड मनी गेम ओनली. देन देर इज फेलिएबिलिटी, कि कॉग्निटिव बायस हो सकते हैं ना, इमोशंस आपके इसमें आ सकते हैं, तो कंसाइंस कैन फेल. कुछ चीज़ हो सकती है कि जनरल मेजॉरिटी को फ्रॉम देयर कंसेंसस लगे कि सही है, मगर उसी चीज़ में किसी का कॉग्निटिव बायस हो सकता है तो उसे लगे कि ये गलत है. तो देयर कैन बी थिंग, जैसे कंसाइंस से आप फेवरेटिज्म कर सकते हैं. आपको जब डिसीजन लेना था, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द डीएम, आई वॉज टू टेक डिसीजन बिटवीन गिविंग द टेंडर टू टू पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ये मेरे फैमिली मेंबर थे, मैंने इनको ही दे दिया. क्यों? क्योंकि लीगली तो मैं अनएथिकली, मतलब अनएथिकल तो मैं हूँ, मगर लीगली इन्होंने जो टेंडर भरा था दैट इज एलिजिबल टू बी अप्रूव्ड, तो मैंने अप्रूव कर दिया. तो लीगली तो लॉ को तो मैं बाईपास, मतलब लॉ तो मुझे नहीं रोक पाया ये करने से. कौन रोक सकता था? कंसाइंस रोक सकता था. मगर कंसाइंस तो कॉग्निटिव बायस और इमोशन से फेलिएबल है ना, तो मैं नेपोटिज्म कर सकता हूँ, एपेथेटिक हो सकता हूँ, फेवरेटिज्म कर सकता हूँ. सो देयर इज this issue. Then another important topic with respect to conscience is crisis of conscience.
ये कब होता है कि दिस इज अ पर्सन एंड ही टेक सम एक्शन एंड हिज कंसाइंस टेल हिम कि नहीं यार दिस एक्शन इज रॉन्ग एंड ही स्टिल डज द सेम थिंग, तो इनको इशू हो जाएगा क्राइसिस ऑफ कंसाइंस का। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि आपका कंसाइंस बोलता है कि यार सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के वर्कआउट करना चाहिए, या अगर ये नहीं कहता आपका कंसाइंस तो एटलीस्ट पढ़ने के लिए तो बोलता ही होगा। तो आपका कंसाइंस बोलता है कि यार आई नीड टू स्टडी अराउंड 8 आवर्स अ डे। आप क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं आराम से 11 बजे, 12-1 बजे तक तो आप एक्टिव हो पाते हैं। एक्टिव होने के बाद आप थोड़ी बहुत स्क्रोलिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाते हैं, 3:30-4 बज जाता है। देन इवनिंग है तो थोड़ा सा बाहर भी होके आना पड़ेगा, तो ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाते हैं एंड बाय 7 यू कम बैक। फिर सोचते हैं कि अब डिनर कर लूँ, डिनर के बाद पढ़ाई करूँगा। देन 9 o'clock हो जाता है, 9 o'clock से आप सोचते हैं कि थोड़ा सा फ़ोन देख लेता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग। ये थोड़ा सा फ़ोन देखते देखते बस 12 मिडनाइट होता है, ज़्यादा नहीं होता, 12 बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं कल सुबह, कल से पढ़ाई करूँगा, जल्दी उठ के करूँगा। तो कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा। अब रात को सोए हो 12 बजे, 5 बजे आप उठ नहीं पाओगे, आप उठोगे वापस अगले दिन 11 बजे। तो आपका कंसाइंस इसमें आपको बताता रहेगा कि भैया ये गलत हो रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो या आप डिसऑनेस्ट हो अपने साथ, आपके साथ। आपका कंसाइंस विल कीप टेलिंग यू रॉन्ग, बट यू विल कीप डूइंग द रॉन्ग। दिमाग कुछ कहेगा, बॉडी कुछ करेगी, तो आपको हो जाएगा क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो सकती है एंड बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। So yeah, that's it for this video. In the next video, we will be doing the corporate governance. Thank you.